नमस्कार। आप सभी का पुनः मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज पुनः लंबे वक्त के बाद मैं आप सभी के बीच एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी बिहार के भोजपुर जिले के उनवास गांव में जन्मे शिव पूजन सहाय की कहानी है। और कहानी का शीर्षक है कहानी का प्लॉट। शिव पूजन सहाय एक प्रतिष्ठित हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार, पत्रकार और संपादक थे, जिन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया और 1960 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देहाती दुनिया, विभूति और वे दिन वे लोग शामिल हैं। उनके लेखन का उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। तो ये तो हुआ शिव पूजन सहाय जी का थोड़ा सा परिचय। और अब चलिए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, कहानी का शीर्षक है कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिलाखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगिनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। इसे पैराग्राफ में कहानीकार ने व्यंग भी कर दिया है, चुटकी लिया है समाज पे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपए कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अफसर, अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रह गई। लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में ना आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत में। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उड़े हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडे नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था।
किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियाँ चाबने वाले दांत अब चंद चने चाब कर दिन गुजरने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव वार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपने पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी भूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूदर ही नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मात तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थीं, तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लाएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। कहानी का भाग 2। भगजोगिनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजाहत थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघराई लड़की किसी ने कभी कहीं नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहल उसे देखा, वह करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ, कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता, तो उसकी लेखनी तो अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावनी चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी, उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती है। वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी, किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमिलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगिनी
तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उफ! उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूट टूट हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए, इसके सिर पर बाल कैसे खुश्क और गोरख धनधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सर से में जुओं का अड्डा तो ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयस्सर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा ही लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं, यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबैना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उसकी बाट जो होती रहती है, उनके पीछे लगी फिरती है। तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल जाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीट लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों को बयां करूं? भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकांत फका चना चबैना मेरे लिए भी ले आती है। उस समय हृदय 2 टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी, भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चना तो जुटा ही लेती, मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई सरकार होते, मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते, तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतल्लक खबर ही नहीं थी। वह भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खर मुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में एक एक चप्पा जमीन बेच गए। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम खाने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी कि मेरी हड्डियां मुफलसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़कियों को खड़ी करो, मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल नहीं पिघला। कोई यह कहकर टाल देता है
कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास, न साला, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह न देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी कीमत ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। लेकिन देखिए, ना सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से बड़ी होती है, जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछे तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझारी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया। बहुत बिलक कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार कर दे और अपने जीवन को सफल करे। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान शुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। भगजोगिनी जीती है, जीवित है। आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। और कहानी कैसी लगी ये
कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी कहानी कहने की शैली ठीक है या इसमें अभी सुधार अपेक्षित है। आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। भगजोगिनी